हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका वेक्टर एनालिसिस के सीरीज में। ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में, जो कि आपने पहले भी पढ़ी है। जस्ट फॉर द कंटिन्यूटी मैं इसको यहाँ पर पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। इसके कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो पॉसिबली आप पहली बार, हो सकता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कि देखिए कॉन्सेप्ट आप कितने ही पढ़ लीजिए, किसी से भी पढ़ लीजिए और कुछ भी करिए, प्रॉब्लम्स आपको खुद सॉल्व करनी है। मैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा एज एग्जांपल, बट मैक्सिमम जो आपको अपना टाइम देना है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में देना है। ठीक है, इस लेक्चर से क्या होगा, इस वीडियो से ये होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम है वो बच जाएगा और आप अपना सारा ध्यान प्रॉब्लम्स पे दे सकते हैं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स की खास बात यही है कि ये कॉन्सेप्ट जो आप बुक पढ़ने से ज़्यादा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उससे आप ज़्यादा सीखते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम खूब सारे, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि वेक्टर क्या है। सबसे पहले हम वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा की, कि दो वेक्टर हैं उनको हम ऐड कैसे करें, दो वेक्टर है, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, जितने भी वेक्टर हैं उनको किस तरह से ऐड करेंगे। ठीक है, दो वेक्टर का डिफरेंस क्या होगा, ये यहाँ तक बात हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि किसी भी वेक्टर को अगर आप किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको जो नया वेक्टर मिलेगा उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब आ जाते हैं कि हाँ, फिर हम बात करेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आते हैं। ठीक है, और देन यूनिट वेक्टर के बाद हम किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। कंपोनेंट फॉर्म में लिखने से आपके जो कंप्यूटेशन है प्रॉब्लम्स की बहुत ही इजी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम वेक्टर से, कि वेक्टर है क्या। देखिए वेक्टर, जैसे फिजिक्स में हम कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको हम वेक्टर से, जो मतलब वेक्टर से ही उनको डिनोट किया जाता है। जैसे फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है। इन सब की खास बात क्या है, तो सबसे इजी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से, कि आपको मतलब डिस्प्लेसमेंट की क्या खास बात है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी पॉइंट ए पर थे, देन आप किसी पॉइंट बी पर गए। ठीक है, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पर गए हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि आप कितना डिस्प्लेस हुए और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुए हो, तो उसकी कुछ डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये तो जो लेंथ आ गई इसकी हमारे पास, कि भाई इतना जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और डायरेक्शन, अगर आप ए से बी की तरफ गए हैं तो आप इस तरह से इसमें एक एरो लगा देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ज्योमेट्रिकली। ठीक है, ज्योमेट्रिकली इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं इस वेक्टर को नाम दे देता हूं ए, इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया ए, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर लिखा है कैपिटल लेटर ए और इसके ऊपर मैंने एरो लगा दिया। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक वेक्टर की बात हो रही है, वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है, और इसको डिनोट करने का बहुत हर बुक अपना अलग नोटेशन यूज करती है, बट जनरली आपको यही मिलेगा। ठीक है, और दूसरा भी तरीका है कि आप कोई भी बोल्ड, कोई भी लेटर है उसको आप इस तरह से बोल्ड लेटर लिख देंगे। ठीक है, तो भी उसको हम मानेंगे कि ये वेक्टर है। और ये डिपेंड करता है बुक टू बुक, ये वेरी करेगा कि कहाँ पर क्या यूज हो रहा है, बट हम ये यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने देखा कि एक वेक्टर है। डायरेक्शन की बात मैं अभी थोड़ी देर बात करूंगा, पहले इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इसकी जो लेंथ होती है, किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है उसी को हम मैग्नीट्यूड उसका बोलते हैं। उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए आप अपना इस तरह से ए वेक्टर लिखेंगे, ए के ऊपर ये अपना एरो का साइन, और इसके दोनों तरफ आप इस तरह से बार लगा देंगे। ठीक है, तो इससे इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। इस बार का मीनिंग क्या है वो भी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा जब हम कंपोनेंट फॉर्म कर लेंगे उसके बाद, पॉसिबली नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि वेक्टर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक सरफेस है और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है और इसमें हम
इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं यहाँ से मैंने एक पॉइंट स्टार्ट किया और मैंने इस तरह का एक वेक्टर बनाया, ठीक है। और इस वेक्टर को मैंने कह दिया कि यह है 10 न्यूटन। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 न्यूटन। डायरेक्शन आप देख ही सकते हो इसकी, ठीक है। अच्छा, इसका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं वेक्टर का? जैसे यहाँ पर मतलब जैसे आपने यहाँ पर फोर्स को डिनोट करने के लिए दिखाया है कि यहाँ पर इतना हम फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर मैं इसकी लेंथ कम कर दूं तो इसका मतलब फोर्स जो है 10 न्यूटन से कम लग रहा है, और अगर मैं इसकी लेंथ जो है ज्यादा कर दूं तो इतना क्लियर है कि इसका जो फोर्स है वो 10 न्यूटन से ज्यादा है। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के। अब वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास एक डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड है। ये आप आज तक सुनते आए हो। एक बात आप यह ध्यान रखना कि जो किसी भी वेक्टर है उसको मतलब उसकी डायरेक्शन अगर आपको पता लगानी है तो आपको उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, और हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इसकी डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। बट एक बार जब आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लिया, बट उसके बाद जो है उसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस पॉइंट से, देखिए ये हमारा जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सॉरी, जनरल नहीं कहना चाहिए मुझे, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं जनरली। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी जो डायरेक्शन होगी उसको हम कहते हैं कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन पता लगानी है तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो ये वेक्टर है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसी से हम उसकी डायरेक्शन का पता लगाते हैं। क्योंकि आप अगर किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स भी निकालना चाहें तो उस केस में आप इस थीटा का ही यूज करते हैं। इससे एक इंटरेस्टिंग बात निकल के ये आती है कि जब भी आप डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स लेंगे तो आपका वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होगा। वहां पर चेंज क्या होगा, उस वेक्टर के कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे। जिसके बाद मैं जब भी अभी मैं लास्ट में जब हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म पढ़ेंगे, तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही थी कि डायरेक्शन जो किसी वेक्टर की एब्सोल्यूट नहीं होती, वो रिलेटिव होती है। ये पॉइंट मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में तो मतलब कुछ टाइम बाद जब हम टेंसर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं ये चीजें। अब ट्रांसफॉर्मेशन आपने सुना होगा कि हम ट्रांसफॉर्मेशन की मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है? वेक्टर का नहीं होता, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने से कंपोनेंट्स में चेंज आता है, मतलब कंपोनेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब हम उस तरफ ना जाते हुए थोड़ा सा मैं डायरेक्शन के बारे में और बताता हूँ कि मैंने मान लीजिए कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दिया, ठीक है। तो वो मान लेते हैं ये हमारा रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स डैश एंड वाई डैश। तो क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपकी डायरेक्शन है, यहाँ पर जो थीटा थीटा डैश से रिप्रेजेंट करेंगे हम, वो डिफरेंट है, मतलब इसकी डायरेक्शन अब क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। बट क्या वेक्टर में कोई चेंज आया? नहीं आया। इसलिए कहा जाता है वेक्टर एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। इस बात को, इस पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है। वेक्टर इज अ geometrical object and it remains invariant under coordinate transformation। वेक्टर में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से कोई भी चेंज नहीं आता है। तो हमने वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर लिया। अब हम बात करते हैं वेक्टर्स की, कि हम दो वेक्टर लेंगे। चलिए थोड़ा हम अभी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के। ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला वेक्टर का टाइप है आपका फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मानते थे, जैसे यहां पर ये आपका वेक्टर
टी है, वेक्टर टी हमने लिया है यहाँ पे। तो अगर आप इस वेक्टर की पोजीशन आप चेंज कर देंगे, शर्त ये रहे कि यहाँ पर आप इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करेंगे और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब पैरेलल ट्रांजिशन करेंगे आप इसका, ठीक है, ट्रांजिशन ही कहते हैं शायद, हाँ ठीक है। आप इसको पैरेलल मतलब आप इसको यहाँ ले आए, ठीक है, थोड़ा माइंड मत करना, थोड़ा सा डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके पैरेलल अगर कहीं भी आप इसको ले जाते हो तो उससे वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के जो वेक्टर होते हैं उनको हम फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। और फ्री वेक्टर जैसे अभी आप एडिशन में देखेंगे कि अभी हम वेक्टर एडिशन जब करेंगे तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर यूजुअली फ्री वेक्टर का ही यूज होता है, ठीक है। दूसरे टाइप का वेक्टर है स्लाइडिंग वेक्टर। स्लाइडिंग वेक्टर की खास बात यह है कि जैसे मतलब आपको पता कैसे चलता है कि स्लाइडिंग है, फ्री वेक्टर है या बाउंड वेक्टर है। इसमें सीधा सीधा आपको ये पता लगाना है कि जो भी गिवन प्रॉब्लम है हमारा, उसके अंदर जो हमारे वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर हम पर्टिकुलर वे में चेंज कर सकते हैं। जैसे स्लाइडिंग वेक्टर में खास बात यह है कि जैसे मान लीजिए हमारा वेक्टर ए है, तो आप इस वेक्टर को इस लाइन के अलोंग ही स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। वहां पर जो फिजिक्स की प्रॉपर्टी है उसके वजह से ऐसा होगा, ठीक है। मैथ का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, वो फिजिक्स की और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की और मतलब हमारा किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्लाइडिंग वेक्टर वही होंगे जिसको आप सिर्फ और सिर्फ उस वेक्टर के अलोंग उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। और मतलब आप इसको आप चाहें कि इसमें वेक्टर ए को यहाँ से यहाँ ले आओ, तो उस गिवन प्रॉब्लम के लिए वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं उसको हम स्लाइडिंग वेक्टर बोलते हैं। स्लाइडिंग वेक्टर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये वेक्टर आपका एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मेरे यहाँ पर इस तरह का कुछ रोटेशन है तो ठीक। अब इस वेक्टर को आप इसी के अलोंग स्लाइड कर सकते हो, कहीं और आप इसको मतलब ट्रांसलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके चेंज होते ही सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर इसकी पोजीशन मैंने यहाँ से यहाँ कर दी चाहे यहाँ कर दी तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो उस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो सोनली ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारा प्रॉब्लम किस तरह का है, ठीक है। ठीक है, तीसरा जो हमारा वेक्टर है बाउंड वेक्टर। बाउंड वेक्टर के एग्जांपल के लिए मैं यहां पर एक बॉडी लेता हूं यहां पर, ठीक है। अब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए कि ये रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है, रिजिड बॉडी नहीं है, इसके अंदर डिफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। तो होता यह है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है थ्रू आउट द बॉडी सेम नहीं होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक फोर्स लगाता हूं इस तरह से और मैं यही सेम फोर्स यहां लगाता हूं, तो इनके अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है। हो सकता है, ऐसा डिपेंड करता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो यहां पर ये जो वेक्टर है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर मैटर कर रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करता है वहां पर आप इस वेक्टर को कहीं और लेके जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह के जो वेक्टर होते हैं उनको बाउंड वेक्टर कहते हैं। तो ये तो हो गए हमारे वेक्टर के टाइप्स। अब हम बात करते हैं इक्विलिटी ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर ए एंड बी इक्वल कब होंगे? दो वेक्टर ए एंड बी इक्वल तभी होंगे जब पहली कंडीशन कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा, और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे।
या इनके जो डायरेक्शन है पैरेलल, मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ पैरेलल नॉट एंटी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल होने चाहिए। एंटी पैरेलल सॉरी सिर्फ और सिर्फ पैरेलल और एंटी पैरेलल में यहाँ पर क्या फर्क हो जाएगा? एंटी पैरेलल में उस वेक्टर की सेंस डिफरेंट हो जाएगी। सेंस क्या होती है? इस लाइन के अलोंग हम कहते हैं कि सेम डायरेक्शन है, ठीक है। इस लाइन के अलोंग वेक्टर कहीं भी हो, किसी भी तरफ पॉइंट कर रहा हो, उसको हम कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन, हम कहते हैं ना डायरेक्टेड अलोंग लाइन ए। मान लीजिए कोई लाइन एल है, हम कहेंगे कि इसके अलोंग डायरेक्टेड है ये वेक्टर, तो वो डायरेक्टेड तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने इस साइड को अपना पॉजिटिव मान लिया, ठीक है, एक बार को आपने सेलेक्ट कर लिया, और अगर आप कोई वेक्टर लेके आते हैं सेम डायरेक्शन में, सेम लाइन के अलावा अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इसको कहेंगे कि इसकी सेंस जो है वो अपोजिट हो गई है। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इनकी जो सेंस है अब वो अपोजिट हो गई। आपने कहीं सुना होगा इस सेंस क्या होता है, ठीक है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि सेंस में क्या होगा, डायरेक्शन उनकी सेम ही मानी जाती है, बट उनका सेंस चेंज हो गया, मतलब अपोजिट डायरेक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, बस आप ध्यान रखें कि इनकी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए और पैरेलल होने चाहिए, एंटी पैरेलल होना नहीं चलेगा। वो थोड़ी देर बाद आपको मतलब पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो दो हमारे पास यहाँ पर, अगर आप कोई दो वेक्टर है, उन्होंने दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी कि उनका मैग्नीट्यूड मतलब उनका लेंथ सेम है और वो सेम डायरेक्शन के अलोंग डायरेक्टेड है, तो हम क्या कहेंगे कि वो दो वेक्टर इक्वल है, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है। अब मैं इनको ऐड करना चाहता हूं, इन दोनों वेक्टर को। तो ऐड करने के मेरे पास यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, या तो अच्छा ये शायद मैंने आपको बताया नहीं बताया, ये जो इसका इनिशियल पॉइंट होता है इसको हम टेल बोलते हैं, और ये जो इसका फाइनल पॉइंट होता है या टर्मिनल पॉइंट होता है इसको हम हेड बोलते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि बी का जो टेल है उसको ए के हेड पर हम रखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये आपका बी है वेक्टर, और ए के टेल से बी के हेड तक एक वेक्टर बनाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये जो हमारे पास वेक्टर आया इसको हम बोलेंगे ये है ए प्लस बी। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि ए का जो टेल है मैं उसको बी के हेड के ऊपर रखूं, ठीक है। कैसे होगा, अब इस वेक्टर बी को मैं यहां नीचे बना देता हूं इस तरह से, ठीक है, और इस वेक्टर ए को मैं यहां बना देता हूं इस तरह से। तो ये आपका बी हो गया और ये आपका ए हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो ए का जो हमारा टेल है वो बी के हेड के ऊपर है, और हम क्या करेंगे कि बी के टेल से और ए के हेड तक एक वेक्टर बनाएंगे। ये वेक्टर जो इस तरह से बना हुआ है, बट इस केस में हम इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, बी प्लस ए, बी प्लस ए, क्योंकि यहां पर पहले बी था देन ए था, ठीक है। ये इस तरह के मतलब इस तरह से जो वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं हम कहते हैं कि वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद अपने, अच्छा इससे हमारे पास एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि आप देख सकते हो a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, ये एक ही वेक्टर हमें दे रहा है, फाइनल जो रिजल्ट है वो सेम वेक्टर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए,
और इस तरह की जो प्रॉपर्टी दो वेक्टर्स फॉलो करते हैं, हमें इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव। ठीक है। अच्छा, दो वेक्टर को जब आप ऐड करते हो और जो फाइनल आपके पास वेक्टर आता है उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है, तो ये हमारा इन दो वेक्टर के एडिशन का क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये हमारा। ठीक, मतलब एक टर्म इस तरह से हम इसको कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास कितने ही वेक्टर आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, आप कुछ तरह से ऐड कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। और हमेशा देखिए पॉसिबल नहीं होता है दो वेक्टर्स को, या चलिए दो वेक्टर हैं उनको तो हम ज्योमेट्रिकली ऐड कर लेंगे, बट कुछ कुछ पॉइंट ऐसे आ जाते हैं कि वहां पर आपको ज्योमेट्रिकली उनको ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और ज्यादातर ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस नहीं है वेक्टर को ऐड करने की, ये तो बस एक तरीका बताया जा रहा है आपको कि वेक्टर को किस तरह से ऐड किया जाता है। बट एनालिटिकल मेथड जो है उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और वो जब कंपोनेंट्स के मैं आऊँगा, वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना जब हम लोग सीख लेंगे, तब मैं उसको बताऊंगा कि उसमें किस तरह से एडिशन किया जाता है, और बहुत ही ईजी होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ वेक्टर। तो हमने अभी तक बात करी दो वेक्टर को हम किस तरह से ऐड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम दो वेक्टर का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। ठीक। तो डिफरेंस अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि मुझे पता करना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मतलब माइनस तो नहीं कहेंगे, हमें कहेंगे कि इन दो वेक्टर का जो डिफरेंस है आप वो बताइए। तो अगेन एक वेक्टर हम लेते हैं, वेक्टर ए, और दूसरा हमारा वेक्टर है वेक्टर ए, और दूसरा हम वेक्टर लेते हैं वेक्टर बी। तो आपको इसमें करना ये है कि आप इस वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने इसको कुछ इस तरह से लिखा है। अब क्या करेंगे कि अगर मैं इस बी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो होगा क्या, इसकी लेंथ सेम रहेगी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। मतलब अगर बी इस तरह से है तो माइनस बी आपका कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है। अब इस माइनस बी को आपको क्या करना है, वही आपके पास दो तरीके हैं, दो तो नहीं, यहाँ पर आप एक तरीके से ही करें तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। आप क्या करेंगे कि इस वेक्टर का जो टेल है उसको ए के हेड पर रखेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर वेक्टर बी हमने बना दिया, सॉरी ये वेक्टर -b होगा, और ए के टेल से बी के हेड तक एक वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये वाला जो आपका वेक्टर आएगा इसको हम कहेंगे b माइनस, नहीं 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 नहीं, a माइनस बी। ठीक है, इस तरह से हम दो वेक्टर का डिफरेंस निकालते हैं। तो यहां तक आपको आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। देखिए कोई वेक्टर है, वेक्टर ए पता नहीं कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल आता है वेक्टर का, वेक्टर ए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये, और इसके अलावा पता नहीं मेरे दिमाग में और कोई वेक्टर आता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये है कि आप इस वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन से पहले आपको मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं कि स्केलर होता क्या है। स्केलर सिर्फ और सिर्फ एक रियल नंबर है, अगर उसकी यूनिट को हम हटा दें, जैसे मान लेते हैं कि टेम्परेचर बता रहे हैं हम कहीं का, ठीक है, तो हमने कहा 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसकी यूनिट को हटा दो
तो आपके पास सिर्फ क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ 40 बचता है। तो ये एक स्केलर मतलब एक रियल नंबर है, ठीक। तो स्केलर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज, कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक नंबर चाहिए और एक यूनिट चाहिए उनको डिफाइन करने के लिए, अगर हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें। और अगर मैं जनरली सिर्फ स्केलर की बात करता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ एक रियल नंबर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, अगर वहां पर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात ना कर रहे हो। तो इस केस में जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैं बता रहा हूँ किसी फिजिकल क्वांटिटी से नहीं, सिंपल एक रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो रियल नंबर मान लेते हैं हमारा m है, तो इससे हमें एक नया वेक्टर मिलेगा, मान लेते हैं वो वेक्टर b है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी हमें वो समझना है। सबसे पहली बात, हम एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर a अपना, ये वेक्टर a है। तो जो b आपको वेक्टर मिलेगा नया, उसकी खास बात यह होगी कि उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b होगा ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने किया वो, और मैग्नीट्यूड ऑफ a का प्रोडक्ट, मतलब जो भी a वेक्टर है उसका क्या मैग्नीट्यूड था, और जो स्केलर नंबर हमने लिया था उन दोनों का प्रोडक्ट होगा b का मैग्नीट्यूड। इसको ज्यादा आप सिंपल समझ पाएंगे जब हम यूनिट वेक्टर को कर लेंगे, ठीक है, यूनिट वेक्टर। बट यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे ये वेक्टर a है और मैंने यहां पर मान लेते हैं m ले लिया 2, तो मुझे एक b वेक्टर मिलेगा जो इसकी जो लेंथ है या इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका डबल होगा। मतलब अगर m मैंने 2 ले लिया है तो इस केस में आपका 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a हो जाएगा। मतलब इतनी लेंथ थी तो इसकी डबल लेंथ मेरे को मिलेगी। तो ये जो नया वेक्टर मेरा आया इसको मैं कहूंगा कि हमारा वेक्टर b है। तो पहली जो प्रॉपर्टी ये होगी। दूसरा जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि जो वेक्टर b होगा ना उसकी डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। उसकी डायरेक्शन जो है जो आपका वेक्टर a था उसी के अलोंग होगी, उसमें ये चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें भी कुछ केस आते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर m की वैल्यू लेस देन 1 हो तो क्या होगा। m की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो तो आपका जो ओरिजिनल वेक्टर था आपको उससे छोटी लेंथ का कोई वेक्टर मिलेगा। अब m से छोटी वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 1/2 ले सकते हैं। अगर मैंने m की वैल्यू 1/2 ले ली तो क्या होगा कि मुझे इससे हाफ लेंथ का एक वेक्टर मिलेगा और ये हमारा वेक्टर b होगा। ध्यान देने वाली बात कि अगेन इनकी जो डायरेक्शन है, नए वेक्टर की जो डायरेक्शन आ रही है वो सेम आ रही है जो कि a की डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये देख लिया और ये केस तो आपने देख ही लिया है कि अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो क्या होगा, हमें ऑलवेज उस जो ओरिजिनल वेक्टर हमारा a था उससे कोई बड़ी लेंथ का वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब मैं बात करता हूं अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपको आपका जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी, मतलब a के अलोंग ही डायरेक्ट कर रहा होगा वो। सर a के अलोंग नहीं, मतलब a की जो डायरेक्शन है, जो एरो है जिस डायरेक्शन में वो होगा, ठीक है। अब अगेन मान लेते हैं कि अगर m की वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब m की वैल्यू अगर नेगेटिव हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो वेक्टर है वो फ्लिप हो जाएगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये वेक्टर b आ गया है, कोई कुछ नंबर था बट वो नेगेटिव था। सर मैं यहाँ नेगेटिव नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने ये देख लिया है, कहा है कि m की वैल्यू जो है वो 0 से कम है तो ऑलरेडी ये नेगेटिव है। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। मैंने आपको जो डायरेक्शन और सेंस के बारे में बात कही थी तो उसके ऊपर ज्यादा मतलब आप ध्यान मत देना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वो, हर जगह आपको मिलता भी नहीं है। तो मैं डायरेक्शन अगर कह रहा हूँ तो ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि a की डायरेक्शन a से b की तरफ है तो इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो b से a की तरफ होगी, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन ले रहा हूँ तो a से b की तरफ ना होके b से a की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। तो इतना क्लियर हो गया यहाँ पर आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अंदर और कुछ तो नहीं बचा है ऐसा समझाने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की।
यूनिट वेक्टर की सबसे पहले तो हम इसको प्रॉपर्टी से ही समझेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का हमेशा 1 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अब यूनिट वेक्टर है तो कोई वेक्टर भी होगा, तो किसी वेक्टर का ही हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे सबसे पहले, तो उसी से हम समझेंगे इसे। तो मान लेते हैं कि हम वेक्टर, हमने हमारा बी था, अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाला तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर को डिनोट हम इस तरह से करते हैं, बी लिख दिया और इसके ऊपर इस तरह से हमने कैप बना दिया। और किसी किसी बुक में इसको स्मॉल बी से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन आपको मिलेगा नहीं ऐसा कहीं, जो भी इंडियन राइटर्स की बुक है वहां तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। बट ये ध्यान रखना है, यहाँ पर बी कैप करके आपको इस तरह से दिखेगा, तो आप समझ जाना कि ये यूनिट वेक्टर की बात हो रही है या यूनिट वेक्टर है। तो अगर मैं बी का यूनिट वेक्टर निकालता हूं तो सबसे पहले इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 1 होगा, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो सेम एज वेक्टर बी, जो वेक्टर बी की डायरेक्शन थी। अगर मान लेते हैं वेक्टर बी की ये डायरेक्शन थी, तो आपका जो यूनिट वेक्टर आएगा, मैं उस यूनिट वेक्टर को उस वेक्टर के अलोंग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि उसकी जो, यहाँ पर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट होगी। जितना जो मतलब वेक्टर जिस भी यूनिट का हम यूज कर रहे हो, फोर्स यूज कर रहे हो, वेलोसिटी यूज कर रहे हो, एनीथिंग, तो उसका 1 यूनिट होगी। और इसकी जो डायरेक्शन है उस सेम वेक्टर बी के अलोंग ही होगी। तो ये तो कुछ बात हो गई कि हाँ मतलब यूनिट वेक्टर क्या है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। अब आपको मान लीजिए बोल दिया जाए कि आपको कोई वेक्टर दे दिया, जैसे वेक्टर ए दे दिया और कहा कि इसका यूनिट वेक्टर बताइए, या आपको ऐसा भी कहा जा सकता है, कई तरह के यूनिट वेक्टर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार समझ लें तो मतलब बिल्कुल सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर आपको एक वेक्टर देता हूँ ए, और मैं पूछता हूँ कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि आप वेक्टर ए लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक, अगर मैं ज्योमेट्रिकली इस चीज को देखना चाहूं तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मान लेते हैं कि ये 2 यूनिट का कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, और अगर मैं इसको 2 से ही डिवाइड कर दूं, जो इसका मैग्नीट्यूड है मैं उसको उसी से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास जो नया वेक्टर आएगा, जो एक इसका हाफ जो हो गया एक तरह से, वो क्या आएगा, 1 यूनिट का आएगा। तो एक्चुअली हम यहाँ पर वही कर रहे हैं कि जैसे वेक्टर ए है उसको हमने डिवाइड कर दिया उसी की लेंथ से, तो हमारे पास जो नया वेक्टर आएगा वो डायरेक्शन तो उसकी ए के अलोंग ही होगी, बट उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 आएगा, सॉरी हाँ 1 यूनिट आएगा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मैं पूरा वेक्टर लिखना चाहूँ तो सिर्फ 2 यूनिट लिख दिया, और यहाँ पर मैं एक कैप भी लिख सकता था जो कि यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर से 2 की मल्टीप्लीकेशन पर ये पूरा वेक्टर बन रहा था जो कि ए होगा, और अगर मैंने उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर बच जाएगा, मतलब ए कैप। तो यूनिट वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है किसी भी वेक्टर का, तो उस वेक्टर को ऊपर लिखिए और नीचे उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए। अगेन अभी हो सकता है आपको ये क्लियर ना हुआ हो, बट अगेन जब कंपोनेंट्स हम करेंगे, वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में हम लिखेंगे, वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे इसके ऊपर तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। मैं जस्ट अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका। तो हमारा यूनिट वेक्टर भी हो गया। अब कुछ खास तरह के यूनिट वेक्टर्स होते हैं जिनको हम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, और शायद आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो क्या है। अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। अब x, y और z के अलोंग हम 3 यूनिट वेक्टर लेते हैं, i,
जे एंड के। ठीक है, ये 3 यूनिट वेक्टर हमने लिए हैं यहाँ पे, और इन 3 यूनिट वेक्टर का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। कि ये जो आपका x की डायरेक्शन में आई वेक्टर जो है आपका आई कैप x की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, j कैप आपका y की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और k कैप आपका z की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये राइट हैंड रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहली खास बात यह होती है कि ये दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, और इनको हम ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। नॉर्मल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जब किसी का भी आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपका 1 मिलेगा, और जो वेक्टर जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है हम उसको नॉर्मलाइज्ड भी कहते हैं, कि हमने उसको नॉर्मलाइज्ड कर दिया है। ठीक, नॉर्मलाइज्ड करने के बाद ही आप उसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको उसका मैग्नीट्यूड 1 मिलेगा। यहाँ पर आप एक्चुअली जब मैंने आपसे कहा था कि एक वेक्टर ए है, आप उसका यूनिट वेक्टर मुझे बताइए, तो मैंने यहाँ पर किया क्या था, मैंने वेक्टर ए को नॉर्मलाइज्ड कर दिया था और कुछ नहीं किया था। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये आपके रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के। इसकी खास बात क्या है कि अगर आप आई से जे की तरफ रोटेशन करेंगे तो जो आपकी के की डायरेक्शन होगी वो हमेशा जो ये प्लेन है इससे इस तरफ होगी। मतलब जैसे आपने स्क्रू रखा, राइट हैंड स्क्रू होता है जो आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्रू मैं इस तरह से बोर्ड के अंदर जा रहेगा, और अगर मैं उसको ऐसे रोटेट करूंगा तो बोर्ड के अंदर जाएगा। तो वही है, अगर मैं एक स्क्रू यहाँ रखता हूँ और उसको आई से जे की डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो वो स्क्रू जो है हमेशा के की डायरेक्शन में जाएगा। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट में भी ये अच्छे से समझते हैं कि राइट हैंड स्क्रू एक रूल है। ठीक है, इसी तरह का कुछ रूल है, इसी तरह का यही रूल है। और ठीक है, यूनिट वेक्टर की बात हो गई है, तो शायद अब हम रेडी हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी बात हो गई है, तो अब हम रेडी हैं कि एक वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखें। देखिए, अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इस तरह से बनाते हैं, और यहाँ पर हम एक वेक्टर लेते हैं। ठीक, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स वाई प्लेन पे। अच्छा, 3 डायमेंशन में जब भी आप कोई वेक्टर बनाते हैं तो उसके साथ एक क्यूब या क्यूबॉइड एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, वही क्यूब हम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यूब नहीं क्यूबॉइड ही कह लेते हैं इसे। और यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर और एक परपेंडिकुलर आप एक्स एक्सिस पर बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि वेक्टर का एडिशन हम किस तरह से करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक, पहले मान लीजिएगा आपको इस वेक्टर के टिप तक पहुंचना है। ठीक है, तो आपके पास एक रास्ता है कि सीधा सीधा चले गए। दूसरा रास्ता क्या है कि आप यहाँ पर जैसे O है तो O एक्स की डायरेक्शन में गए, देन यहाँ से आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए O एक्स वाई की डायरेक्शन में। ठीक है, आप इधर गए, देन आप यहाँ से O जेड की डायरेक्शन में गए, ऊपर की तरफ गए। तो ये 3 स्टेप के बाद आप इस वेक्टर के पास पहुंच जाएंगे, वेक्टर की टिप के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो होगा क्या कि अगर यहाँ पर हमने इसको आई कैप लिखा था, और अगर हमने इसको ये जो डायरेक्शन थी यहाँ पर आपका जे कैप था, तो यहाँ पर भी जे कैप ही होगा, और इस डायरेक्शन में हमने लिखा था के कैप। तो अगर यहां से यहां तक आप एक वेक्टर बनाना चाहते हो तो उसमें करना क्या होगा, आप क्या करेंगे कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है, जितनी भी जो भी इसकी लेंथ है उसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो लेंथ है वो तो मैग्नेटिक मतलब एक स्केलर वैल्यू होगी। तो अगर मैं किसी स्केलर वैल्यू को, और मान लेते हैं कि ये ए एक्स लिखता हूं मैं इसको, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ मैग्नीट्यूड है, उसको मैं आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मुझे जो नया वेक्टर मिलेगा उसकी लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मुझे ये एक वेक्टर मिल गया। उसी तरह से जे की डायरेक्शन में
आप जे कैप में भी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम कहते हैं ए वाई, ठीक है, उसको हम कहते हैं ए वाई। अगर आप ए वाई लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक वेक्टर मिल जाएगा यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का आपको एक वेक्टर मिल गया ए वाई जे कैप। देन लास्ट आपका जो स्टेप आता है, ये जो लेंथ है इसको कहते हैं हम ए वाई। ए वाई जो आपकी लेंथ है, सॉरी ये ए जेड है, ए जेड लेंथ है, उसको आप अगर के कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहां से यहां तक एक वेक्टर मिल जाएगा। और वेक्टर एडिशन की जो प्रॉपर्टी है कि आपने इन तीन वेक्टर को ऐड करके आप यहां तक पहुंच रहे हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के इज इक्वल टू ए। क्योंकि ये वेक्टर ए है तो इन तीन वेक्टर को ऐड करके मेरे को ए मिल रहा है। तो ये होता है किसी भी वेक्टर को आप उसके कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हो, मतलब इस तरह से किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में आप लिखते हो। और होता ये है, अब मैं थोड़ा सा आपको अभी, क्योंकि मैंने स्केलर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो मैं प्रॉपरली आपको नहीं बता पाऊंगा, बट ये जो आप स्केलर वैल्यूज देख रहे हैं ए एक्स ए वाई और ए जेड, ये इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर उसका प्रोजेक्शन है, ठीक है। प्रोजेक्शन मतलब कि अगर मैं इसको प्लेन में समझना ज्यादा आसान होगा, जैसे ये वेक्टर है और आप x और y के अलोंग कंपोनेंट इसके निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो x और y के अलोंग अगर आप इसके कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से कोई लाइट का सोर्स रखा, ठीक है, और यहाँ पर तो कुछ शेडो बनेगी, यहाँ पर जैसे कुछ जैसे ना कि बीच में कुछ चीज आ जाती है तो उसके पीछे शेडो बन जाती है, तो उस तरह से आपकी यहाँ पर शेडो बनेगी इस तरह से। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं कि वो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स। उसी तरह से अगर मैं इस तरफ से लाइट का एक सोर्स रखूं और यहाँ पर जो शेडो बनेगी उसको हम कहेंगे कि ये वाई है, मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ, हाँ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट लिया है, ठीक है। तो ये सब क्या है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। आप इसको अलग अलग समझ लें कि जैसे ए एक्स है, मैं पूछूं कि ए एक्स क्या है, अगर आपसे पूछूं कि ए एक्स क्या है तो आप ये बोलेंगे कि ए एक्स वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और तीनों एक्सिस पर आप प्रोजेक्शन करेंगे, आपके पास एक लेंथ आ जाएगी, मतलब स्केलर वैल्यू आ जाएगी, उसको आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उनको आप ऐड कर देंगे तो आपको वेक्टर ए मिल जाएगा। तो इसको हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म को हम इस तरह से लिखते हैं। और अगर ये 2 डायमेंशनल केस होता, अगर मैं यहाँ पर एक 3 डायमेंशन ना लेके मैं एक प्लेन लेता यहाँ पर, जो जिस तरह से यहाँ पर था, तो मैं इसी वेक्टर ए को 2 डायमेंशन में किस तरह से लिखता, ए एक्स आई प्लस ए वाई जेड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे अगर मान लेते हैं ये आई कैप है और ये हमारा जे कैप है, ठीक है। तो आप इसको, एक ये वेक्टर मिलेगा आपको और एक ये वेक्टर मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पूरा आपका वेक्टर ए मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ क्लियर हो गया कि ये कंपोनेंट क्या होता है वेक्टर का और किस तरह से हम इनको इसके कंपोनेंट फाइंड करते हैं। कंपोनेंट फाइंड करना तो एक्चुअली मैंने आपको नहीं सिखाया, क्योंकि कैसे, मतलब इस तरह से ज्योमेट्रिकली कौन है कंपोनेंट फाइंड कर लेगा, उसका दूसरा तरीका है और वो है डॉट प्रोडक्ट से। जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तब उसी से आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपको ये बताऊंगा कि डायरेक्शन के चेंज होने से वेक्टर के कंपोनेंट्स पे किस तरह से मतलब फर्क पड़ता है, वो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कि वो फर्क क्या था, ठीक। और यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी निकल के आती है, क्योंकि अभी शायद आपको यूजफुल ना लगे,
बट अगर आप थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे वेक्टर को, और वेक्टर का एडवांस जो है टेंसर है, तब ये उस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो देखिए ये वेक्टर ए है, तो मैंने आपको बता दिया है कि कंपोनेंट क्या है, तो हम इस डिस्कशन को अपने बड़े आराम से स्मूथली कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस तरह से, और ये जो आपका पोर्शन आया या ये जो आपकी लेंथ आई, उसको हम कहते हैं कि ये इसका एक्स कंपोनेंट है ए का। और उसी तरह से आप एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस पे, तो ये मिलेगा आपको इसका y कंपोनेंट, इसको मैं लिखता हूँ ए वाई। अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट को ही रोटेट कर देते हैं, और रोटेटेड कोऑर्डिनेट आपका कुछ इस तरह का बनेगा। ये आपका x डैश है और ये आपका y डैश है। ठीक, तब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इस वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, इस वेक्टर से इसकी जो एक्सिस है, जैसे x एक्सिस है, मतलब यहाँ पर x डैश एक्सिस है, उसके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, तो ये आपके पास इसका इस वेक्टर ए का x डैश के अलाउंग कंपोनेंट आ गया। इसको मैं लिखता हूं a डैश x। उसी तरह से इस वेक्टर का हम y कंपोनेंट निकालेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये जो आपके पास लेंथ आई है, ये इसका y डैश के अलाउंग इसका a का कंपोनेंट होगा, इसको हम लिखेंगे a y डैश। तब बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर ax और ax डैश जो है वो इक्वल नहीं है, बहुत ही क्लियर दिख रहा है आपको, और ऊपर से ये भी दिख रहा है कि ए वाई इज नॉट इक्वल टू ए वाई डैश। तो यहाँ पर जैसे ही आपने इसको रोटेट किया कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो चेंज हो गए। ठीक है, आपके तो डायरेक्शन जब भी आप बात करोगे ना, वेक्टर की डायरेक्शन की जब भी बात करोगे, तो हमेशा वो डायरेक्शन किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में होगी, एब्सोल्यूट उसकी डायरेक्शन नहीं होती। अगर एब्सोल्यूट ऐसा होता तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अब हमने कंपोनेंट को समझ लिया है, तब इससे रिलेटेड जो हमने कोऑर्डिनेट जो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो क्वेश्चन था, उसको भी यहाँ पर हम समझ ही लेते हैं। देखिए, मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ ए, उसके कंपोनेंट फॉर्म में ए आई माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, मैंने एक वेक्टर लिया, मुझसे कहा गया कि आप ए कैप निकालिए या इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो आपको क्या करना है, आप ए को लिखेंगे और इसको आप डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, मतलब इससे। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड है क्या, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है उसकी लेंथ होती है। तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर आपका ए बनाता हूँ, और ये आपका वेक्टर ए है, और ये इसके कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट है, इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, मुझे ये पॉइंट आपको समझाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो x कंपोनेंट आपका 2 है, y कंपोनेंट आपका x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट आपका 3 है, और z कंपोनेंट आपका 4 है। ठीक है, इस तरह से है। तब अभी आप भूल जाओ सब कुछ, आप इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालोगे। अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम का आप यहाँ पर यूज करेंगे, तो आप इसकी लेंथ किस तरह से निकालेंगे। इसको मान लेते हैं O है, A B C।
आप इसका और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये वाली लेंथ मिलेगी। ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम किस में लगाते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसके अंदर। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैं मान लेता हूं P, ठीक है। तो ये जो आपकी लेंथ होगी OP सॉरी वेक्टर नहीं लगाना है यहाँ पर, OP की जो लेंथ होगी वो क्या आएगी, OP इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है। आपके पास OP स्क्वायर मिल गया आपको। OP स्क्वायर के बाद आप क्या करेंगे, ये आपको OP स्क्वायर मिल जाएगा। और अगेन मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो आपके पास यहाँ पर दो साइड आ गई है, इसको मैं लिख लेता हूं S। तो यहाँ आपको पता है अगर मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, OS स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास OP की वैल्यू है, OP की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ। OP की वैल्यू है OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। तो OS यहाँ पर क्या है, आपका वेक्टर A है, इसको आप वेक्टर A का मैग्नीट्यूड सॉरी यहाँ पर आप इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर है आप इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट कर देंगे। तो OS क्या है, इसकी लेंथ है, इस वेक्टर की लेंथ है जो कि इसका मैग्नीट्यूड है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्लियर है। अब आप देख बताइए यहाँ पर OA क्या है, OA क्या है, OA यहाँ पर 2 है, या इसका x कॉम्पोनेंट है। तो मैं अभी के लिए इसको मैं AX लिखता हूँ, इसका x कॉम्पोनेंट उसका स्क्वायर प्लस करेंगे AP। AP क्या है आपके पास, AP इसका y कॉम्पोनेंट, ठीक है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस, तो ये इसका y कॉम्पोनेंट है, y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। PS क्या है आपके पास, PS आपका इसका z एक्सिस कॉम्पोनेंट है, तो ये z का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। यहां तक क्लियर हो गया। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इसको लिखूं, ये आपका AX है, 3 की जगह ये AY है और 4 की जगह ये AZ है, तो उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करेंगे और उसके स्क्वायर के सबका सम कर देंगे। AX का स्क्वायर किया प्लस AY का स्क्वायर किया प्लस AZ का स्क्वायर किया और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो इस तरह से तो आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं, इस यूनिट वेक्टर को किस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, एक ऐप था यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, ये वेक्टर लिखेंगे उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब हमें पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। अब ये आपका काम है कि आप चेक करेंगे, आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एक कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो 1 आना चाहिए। तो आप जब कभी भी ये प्रॉब्लम करो और आप इसका मैग्नीट्यूड चेक करो, अगर हो सकता है कभी कभी आपको डाउट लगता है कि यार ये सही है या नहीं है, तो उस केस में आप अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, इस तरह से कोई भी वेक्टर हो, यहाँ पर आपका यूनिट वेक्टर भी हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे उस तरह से, अगर वो 1 नहीं आता तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है, कुछ मिस्टेक आपने कर दी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा आपको, और नेक्स्ट वीडियो में, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो मैं
इसका जो अगला पार्ट बनाऊंगा इस चैप्टर का, उसमें हम कई सारे प्रॉब्लम्स करेंगे इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको समझ में आएंगी। उसके अंदर हम कुछ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं उसको हम वेक्टर का यूज करके प्रूव करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि क्या क्या है। जैसे आपका पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं इस तरह से, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे वेक्टर का यूज करके। और उसी तरह से अगर पैरेललोग्राम है, दूसरा पैरेललोग्राम बनाते हैं, और दो साइड की मिड पॉइंट्स को अगर हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं इसके इस पॉइंट से, और यहाँ पर एक जो डायगोनल होगा, तो ये दोनों इस डायगोनल को क्या करेंगे, ट्राइसेक्ट करेंगे, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये भी हम वेक्टर के हेल्प से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल, जैसे कोई भी आप ट्रायंगल ले लो, इन दो ट्रायंगल के आपने मिड पॉइंट ले लिए, ठीक है। इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये हमेशा पैरेलल होगी किसके, जो तीसरी साइड होगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इससे हमेशा हाफ होगा, मतलब एग्जैक्टली हाफ होगा। तो ये भी हम उससे प्रूव कर सकते हैं, और भी कई तरह के आप इंटरेस्टिंग। तो हम कुछ एक दो टॉपिक और देख लेते हैं, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो भी हमने अभी तक सीखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ वेक्टर। तो मैंने आपको बता दिया था कि ज्योमेट्री के लिए आप उसको किस तरह से ऐड करेंगे, उसका एडिशन किस तरह से होगा, उसका रिजल्टेंट निकालना एक ही बात है। अब हम देखते हैं कि एल्जेब्रिकली हम उसका क्या, मतलब किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, एनालिटिकली उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब एक छोटा सा पॉइंट आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि अगर अभी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आपका जो वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट उसके ओरिजिन पर है, और जो उसका फाइनल पॉइंट जो मान लेते हैं पॉइंट P है, वो कुछ XY पर है, 2 डायमेंशन है ये। तो ये जो आपका वेक्टर होगा, इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है, इसको हम R से लिखते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, XI प्लस YJ। बहुत ही क्लियर है क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो x है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर आपका I है, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर j है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ y है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आप सबको। तो ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर इन प्लेन। और अगर 3 डायमेंशन की बात करूँ मैं, जैसे ये रूम है, इसकी अगर मैं बात करूँ, तो वहां पर किसी भी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट मैंने चूज कर लिया, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, तो मैं सबसे पहले एक ओरिजिन चूज कर लूंगा। मैंने आपका ये अपने इस रूम का कोना ओरिजिन चूज कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक जो एक वेक्टर आएगा उसको मैं कहूंगा कि पोजीशन वेक्टर है, वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। 3 डायमेंशन में आपका ये XI प्लस YJ प्लस ZK, ये आपका पोजीशन वेक्टर है 3 डायमेंशन में। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। ये कुछ बात थी पोजीशन वेक्टर को लेके। और अब हम बात करते हैं कि दो वेक्टर को हम ऐड किस तरह से करेंगे इसके कंपोनेंट फॉर्म में। यहां पर आपको दे दिया A1 इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK, और आपको दूसरा वेक्टर दे दिया, इसको हम B लिख लेते हैं। आपको दूसरा वेक्टर दे दिया यहाँ पर B इज इक्वल टू BXI प्लस BYJ प्लस BZK, ठीक है। इन दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे तो आपको करना क्या है, इनके जो कंपोनेंट्स है, जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का मतलब, जैसे जो आई कैप के लिए जो ए का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, उसको हम बी के जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है उससे ऐड कर देंगे। ए एक्स प्लस बी एक्स
अभी मैं आपको ज्योमेट्रिकली दिखाऊंगा इसको 2 डायमेंशन में, एक प्लेन में, क्योंकि 3D में तो उसको दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ए वाई के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है बी वाई, और ए जेड प्लस बी जेड। तो ये दो वेक्टर का आपके पास एडिशन आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 डायमेंशन में देखते हैं। अब ये 1 मिनट के लिए आप इसको भूल जाइए, ये कुछ है भी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये आपका वेक्टर है, वेक्टर बी। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस ए वेक्टर का आप देखेंगे एक्स कंपोनेंट यहां से लेके यहां तक है, ए एक्स हो गया, और बी का कंपोनेंट देखेंगे वो यहां से लेके यहां तक है। दूसरा कलर यूज करता हूं, ये आपका बी एक्स है। ठीक है, बी का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट। अब आप वही सेम प्रोसीजर करेंगे, ए का कंपोनेंट निकालेंगे वाई के अलॉन्ग, और बी का भी कंपोनेंट निकालेंगे वाई के अलॉन्ग। तो ये आपका ए वाई है और ये बी वाई है। ये आपका पोजीशन वेक्टर या यूनिट वेक्टर जे है, और यहाँ पर आई है। तो अगर आपको इस वेक्टर तक पहुंचना है, तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक एक वेक्टर बना दूं, जो कि वो वेक्टर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई। यहां से लेके यहां तक जो आपको वेक्टर बनाना है वो होगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई, क्योंकि ये लेंथ जो मैग्नीट्यूड है ऐड हो जाएगा इनका। अगर मैं इस वेक्टर को जो y एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं वेक्टर बनाऊं, जो कि होगा ए वाई प्लस बी वाई मल्टीप्लाइड बाई जे कैप, एक वेक्टर बन जाएगा ये पूरा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मैं इस पॉइंट पर कहां पर पहुंच जाऊंगा, डी के टर्मिनल पॉइंट पर। और इन दोनों का हमारा, अगर मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर दूं, तो ये जो वेक्टर मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी। ठीक है, अब देख सकते हो कि ये इन दो वेक्टर को हमने बनाया इस तरह से, और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो मुझे a प्लस बी यहाँ पर मिल गया है। इसी तरह से 3 डायमेंशन में भी होता है, बट यहाँ पर थोड़ा दिखाना मुश्किल है, बट आप अब विजुअलाइज खुद भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सीख रहे हैं। ये तो देख लिया कि एडिशन किस तरह से यहाँ पर होगा। अब हम देखेंगे कि अगर किसी भी, जैसा कि हमने बात किया था स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए, कि किसी भी वेक्टर को अगर आप किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंज आता है। जैसे वेक्टर ए है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो हमने क्या कहा था कि मान लीजिए मैं अगर इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करता हूँ किसी स्केलर वैल्यू से, तो इसकी जो लेंथ होगी, वो जो नया वेक्टर आएगा उसकी लेंथ जो या उसका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा m, और a के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो यहां पर प्रूव हो जाएगा, देख लेते हैं। मैंने इसको a से मल्टीप्लाई किया, तो जब m से मल्टीप्लाई, सॉरी a को मैंने m से मल्टीप्लाई किया, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके अंदर m की मल्टीप्लीकेशन होगी, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान देना, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर का कंपोनेंट है। जो नया वेक्टर आया है आपका b, उसका कंपोनेंट है x कंपोनेंट, ये है उसका y कंपोनेंट, और ये है उसका z कंपोनेंट। अगर मैं यहां से b का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, तो आपको पता है ma(x स्क्वायर प्लस ma(y स्क्वायर प्लस ma(z स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको पता ही है m स्क्वायर है, यहां भी m स्क्वायर है, यहां भी m स्क्वायर है। तो यहाँ पूरे में से मैं m स्क्वायर कॉमन लूंगा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास बाहर क्या बचेगा, m बचेगा, और अंदर हमारे पास क्या बचा है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर।
विच इज इक्वल टू तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये प्रोसेस किस तरह से वर्क कर रही है। तो ये कुछ एग्जांपल थे और एग्जांपल देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं इसके एडिशन के ऊपर। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो मैंने अपना व्हाट्सएप जो नंबर है वो लिंक में डाल दिया है, और प्लीज जिसको डाउट हो वही मैसेज करे, क्योंकि मैंने जैसे ही नंबर डाला तो एक दो ऐसे मैसेज है जिनको मतलब फालतू का मतलब कोई काम नहीं था उन्हें, बस बिना बात में उन्होंने मैसेज कर दिया और फालतू के इमोजीज भेजते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखते हैं एक एग्जांपल। ये वेक्टर ए है 3i प्लस 5k माइनस 2k, और यहाँ पर बी है आपका 4i माइनस 8j प्लस 7k। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है 3a माइनस 2b। आपको क्या करना है, a को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, 9i प्लस 15k माइनस 6k, और b को आप -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आएगा -2 माइनस 8i, ये प्लस 16j हो जाएगा, और ये हो जाएगा -14k। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि मैं इसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ अभी। तो ये दो अलग अलग वेक्टर हैं हमारे पास, तो हम इनको ऐड कर रहे हैं। तो 9 माइनस 8i एडिशन हो रहा है, ध्यान देना आप इसको। यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31k क्या के नहीं j, और इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -20k। तो इन दोनों का जो हमने ऐड किया तो फाइनल आंसर आपका आएगा जी, बिल्कुल यही है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी पता करना है, इसका हमें मैग्नीट्यूड पता करना है। तो मैग्नीट्यूड पता करने के लिए वन स्क्वायर प्लस 31 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। अभी आप खुद पता कर लेना, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। बहुत बड़ी कैलकुलेशन है ये। इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि आप ए का और बी का भी मैग्नीट्यूड बताइए। तो ए का मैग्नीट्यूड होगा 9 स्क्वायर प्लस 25, सॉरी 9 प्लस 25 प्लस 4 38, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालते हैं 16 प्लस 64 प्लस 49, ये आ जाएगा आपका 129। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसके छोटे मोटे एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस के बारे में बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब लीनियर अलजेब्रा का एक छोटा सा पार्ट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो आप जुड़े रहिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और जितना हो सके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।